क्या भारत में भी जेन जी के नाम पर जो पॉलिटिकल पार्टीज युवाओं को भड़का रही हैं, क्या उन्हें नेपाल की घटना से सबक लेने की जरूरत है? क्या नेपाल में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या नेपाल की जेन जी का मूड बदल चुका है? क्या नेपाल में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या नेपाल की जेन जी का मूड बदल चुका है? क्या नेपाल में जेन जी एक बार फिर से नई सरकार के गठन के लिए आवाज बुलंद करने वाली है? आखिर क्या हुआ है नेपाल में जिसे लेकर अब पूरी दुनिया में जेन जी को लेकर कहा जा रहा है कि जेन जी को थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है? क्या वजह है कि जेन जी अचानक से नेपाल में अपना मूड बदलने लगी? आज इसी पर बात करेंगे। और क्या भारत में भी जेन जी के नाम पर जो पॉलिटिकल पार्टीज युवाओं को भड़का रही हैं, क्या उन्हें नेपाल की घटना से सबक लेने की जरूरत है? क्या जो राजनीतिक दल जेन जी को भड़काकर भारत में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, हिंसा भड़काना चाहते हैं, क्या नेपाल से उन्हें सबक लेने की जरूरत है? इसी विषय पर अगले कुछ मिनट में हम वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। नेपाल में अचानक से पिछले कुछ दिनों में, या कहें कि पिछले 150 दिनों की अगर बात करें, यानी लगभग 5 महीने के बाद अचानक से जेन जी का मूड बदल गया है। नेपाल में जेन जी ने अपना जो स्टैंड था वो अब चेंज कर दिया है। 5 महीने पहले इसी जेन जी ने देश में एक युवा प्रधानमंत्री को तख्ते पर बिठाया था, सिंहासन पर, आसन पर बिठाया था। बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने थे, मार्च का महीना था। लेकिन महज 5 महीने बीतने के बाद आज नेपाल में वही जेन जी बालेन शाह को प्रधानमंत्री पद से हटाने में जुट गई है। वही जेन जी आज प्रधानमंत्री बालेन शाह को अपदस्थ करना चाहती है। वही जेन जी नेपाल में नए सिरे से आवाज बुलंद कर रही है और कह रही है कि बालेन शाह गद्दी छोड़ो। आखिर ऐसा क्या हो गया नेपाल में? क्यों जेन जी का मूड 5 महीने में बदल गया? और क्या यह भारत के लिए एक सबक है? क्या वो राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए, जो भारत में जेन जी के नाम पर एक अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अभिजीत दीपके जैसे लोग जो कॉकरोच बनकर इस समाज में फैल रहे हैं और कॉकरोच बनकर समाज को आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, यह नेपाल की घटना उन लोगों के लिए एक सबक है। अगर वो नहीं समझे तो क्या वो जेन जी को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए भिड़ गए हैं? क्या वो जेन जी को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको नेपाल की उस घटना का जिक्र कर रहा हूं जिसमें 5 महीने के भीतर जिस जेन जी ने 5 महीने पहले एक प्रचंड बहुमत के साथ नेपाल में एक नई सरकार का गठन किया था और कहा था कि हमें एक युवा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे हिसाब से सोचे, हमारी सोच के मुताबिक चले। तो एक रैपर थे बालेन शाह, और उसके बाद वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और देखते ही देखते वो चुनाव जीतते हैं और बहुमत के साथ सरकार बनाते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं। वही बालेन शाह 5 महीने में जेन जी की नजरों से गिर गए हैं, उनकी नजरों से उतर गए हैं। वही जेन जी नेपाल में अब प्रधानमंत्री बदलने की मांग कर रही है। मैं आपको बताता हूं कि नेपाल में क्या हुआ है और जरा बहुत गौर से सुनिएगा। महज 150 दिन हुए हैं बालेन शाह को प्रधानमंत्री बने। 150 दिन के भीतर यह हाल हो गया है कि नेपाल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद वही जेन जी जो कभी बालेन शाह को अपना आइडियल बना रही थी और कह रही थी कि बालेन शाह अच्छे प्रधानमंत्री हैं, बालेन शाह अलग पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम करेंगे, वो डिफरेंट पॉलिटिक्स करेंगे, वो डिफरेंट टाइप के लीडर होंगे, वो देश को अलग अंदाज में चलाएंगे, वो जेन जी के तहत देश को चलाएंगे, जेन जी के मूड के हिसाब से देश को चलाएंगे। वही जेन जी आज कह रही है कि बालेन शाह अच्छे नहीं है। वही जेन जी कह रही है कि बालेन शाह गद्दी छोड़ दो, बख्श दो इस देश को। क्यों? ऐसा क्या हो गया? और जेन जी, भारत की जो जेन जी है, जो युवा है, मैं तो जेन जी कहना भी नहीं चाहता क्योंकि जेन जी एक पाश्चात्य वेस्टर्न टर्म है जिसे यूज किया जा रहा है और इसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारे देश में भी युवा भटक रहे हैं। हम युवा कहते हैं, और या फिर हमारे यहाँ युवा जो हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम इस तरीके से कहना चाहते हैं कि हमारे देश के युवा जो हैं उनके लिए एक सबक है। ठीक है, आप लोगों की बात जरूर सुनी जानी चाहिए। आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आज की जनरेशन है, लेकिन आप एक बात जरूर समझिएगा कि अनुभव के मामले में आपसे पुरानी जनरेशन जो है वो आपसे ज्यादा है। उन्होंने ज्यादा देश दुनिया को देखा है,
वो ज्यादा समझदारी से बात करेंगे, वो ज्यादा चीजों को समझते हैं। तो इसलिए एक कहते हैं ना कि आज की जनरेशन और पिछली जनरेशन जो है उन सबको मिलाकर चलना होता है, एक बैलेंस बनाना होता है, न कि ऐसा कि जेन जी जो चाह दे वही लागू हो जाए। नेपाल इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अब मैं बताता हूं क्या हुआ है। नेपाल में बताया जा रहा है कि बालेन शाह की पॉपुलैरिटी को महज 150 दिनों में, 150 दिनों में बड़ा झटका लगा है। जिस युवा नेता को जेन जी आंदोलन की उम्मीद बता रहा था कि हमारे आंदोलन की उम्मीद है ये बालेन शाह, और उन्हें पुराने राजनीतिक सिस्टम के खिलाफ एक नए चेहरे के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया और देश में पदस्थापित किया गया, उसी जेन जी ने अब बालेन शाह पर सवाल उठाए हैं। कहा जा रहा है कि संसद से लगातार उनकी दूरी, पार्टी के भीतर खींचतान, कूटनीतिक विवाद और लगातार बढ़ती सार्वजनिक नाराजगी ने बालेन शाह के सामने मुश्किलें बढ़ा दी हैं और प्रधानमंत्री पद छोड़ने का दबाव उन पर लगातार बढ़ता जा रहा है। 27 मार्च की वो तारीख थी इसी साल की 2026 की, जब बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। इसके पहले वो काठमांडू के मेयर थे। इंजीनियर के साथ साथ वो रैपर के तौर पर भी नेपाल में खासे पहचाने जाते हैं, बहुत बड़ी पहचान उनकी रही। मार्च में उन चुनाव जो हुआ, उन्होंने 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके केपी शर्मा ओली को उनके गढ़ झापा में हरा दिया। झापा जो कहते हैं कि केपी शर्मा ओली का गढ़ हुआ करता था, वहां पर यही बालेन शाह केपी शर्मा ओली को चुनाव में हरा देते हैं। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, उनकी पार्टी का नाम है, यानी आरएसपी को बड़ी जीत उन्होंने दिलाई और वो खुद नेपाल के प्रधानमंत्री बने। युवा चेहरा होने के नाते युवा वोटर्स यानी जेन जी ने उनसे बड़ी उम्मीदें लगाई। कुछ ही महीने में तस्वीर बदलने लगी। कारण क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा कि अप्रैल में भारत से खुले बॉर्डर के जरिए आने वाले सामान पर कस्टम नियम बालेन शाह ने सख्त कर दिए। ऐसे में जो लोग दवाइयां, किराने का सामान, रोजमर्रा के सामान के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर थे, उनमें नाराजगी बढ़ गई। हालांकि विरोध के बाद सरकार को अपना यह फैसला बाद में वापस लेना पड़ा और यहीं से झटका लगना शुरू हो गया बालेन शाह को कि इनकी कूटनीतिक समझ नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है, ये फैसले करते हैं और बाद में यू टर्न लेना पड़ता है। दूसरा क्या हुआ, भारत नेपाल सीमा विवाद से बालेन शाह की मुश्किलें बढ़ गई। बालेन शाह के बीच एक मुश्किल आई भारत और नेपाल सीमा से जुड़े विवाद में। भारत के साथ रिश्तों को लेकर बालेन की नीति काफी चर्चा में रही। उन्होंने कुछ विदेशी अधिकारियों से मिलने से दूरी बना ली, लेकिन 10 अगस्त को भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीनी राजदूत से अलग अलग मुलाकात की। इस बीच जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी आरएसपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारत की यात्रा की और उस भारत यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया था। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई नेताओं से मिलने का मौका मिला। इसने बालेन शाह और उनकी पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर चर्चाओं को और हवा दे दी कि बालेन शाह जो नहीं कर रहे हैं वो उस पार्टी के अध्यक्ष कर रहे हैं। बालेन शाह ने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो आकर भारत के प्रधानमंत्री से मिले, वो आकर भारत के विदेश मंत्री से, भारत के गृह मंत्री से मिले। ये उनकी पार्टी के अध्यक्ष कर रहे थे और इसीलिए सवाल उठा कि क्या उनकी पार्टी के नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है, यानी बालेन शाह की जगह उनकी पार्टी के अध्यक्ष जो है उनको मोर्चा संभालना चाहिए। जुलाई में क्या होता है कि घरेलू मोर्चे पर सरकार तब घिर गई जब काठमांडू में राइड शेयर ड्राइवर गणेश नेपाली की मौत का मामला सामने आया। इस पर युवाओं का गुस्सा सड़क पर नजर आया और जमीन से जुड़े लोगों को हटाने की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। इसके बाद क्या हुआ, हाल ही में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक तनाव बहुत बढ़ा। कई लोगों ने जान गंवा दी, जनता की नाराजगी बढ़ गई। इसमें यह हुआ था कि अभी जो सावन का महीना शुरू होता है उसमें नेपाल में भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वहां पशुपतिनाथ मंदिर भगवान भोलेनाथ का बड़ा मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। तो वहां भी श्रावण मास में पूजा होती है, धूमधाम से होती है, लोग कांवड़ यात्रा भी करते हैं। तो वहां से कुछ हिंदुओं का जत्था कांवड़ यात्रा लेकर निकल रहा था और उस पर कुछ दूसरे समुदाय के यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद बवाल बढ़ा, खून खराबा हुआ, सड़कों पर हिंसा हुई, कई लोगों की मौत हुई, पुलिस की गोलीबारी में भी मौत हुई और हिंसा में भी लोगों की मौत हुई। इसके बाद वहां हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगी। कहा गया कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, क्योंकि नेपाल जो है वो ये धर्मनिरपेक्षता के चोले में खुश नहीं है। और बहुत जोर शोर से आवाज उठी। जो जेन जी जाति को, धर्म को बहुत ज्यादा नहीं मान रही थी, जो जेन जी बालेन शाह में अपना नेता देख रही थी, अपना चेहरा देख रही थी, अपना आइडियल देख रही थी, वही जेन जी समझने लगी कि बालेन शाह बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं।
उसी जेन जी को लगने लगा कि नहीं, वाकई नेपाल हिंदू राष्ट्र बेहतर था। वही जेन जी समझ रही है कि नहीं, यहाँ तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर हम लोग जो कर रहे हैं इसमें बड़ी परेशानी है। इससे अच्छी वही जेन जी, वही युवा कह रहे हैं कि इससे अच्छी तो राजशाही थी, इससे बढ़िया तो हिंदू राष्ट्र के तौर पर हम थे, जब शांति थी, सुकून था, कोई हमें मारता नहीं था, कोई हम पर हमला नहीं करता था, ये सारी चीजें नहीं होती थी। नेपाल के दक्षिणी इलाकों में हिंदू मुस्लिम की झड़प हुई और 3 लोगों की मौत हुई। सरकार की चिंता बढ़ गई। इस मामले पर बालेन शाह को सार्वजनिक अपील करनी पड़ी। बालेन के लिए सबसे बड़ा सवाल अब संसद और अपनी ही पार्टी से उनकी दूरी को लेकर उठ रहा है। बताया यह जा रहा है कि 21 अगस्त को वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, जो उनकी पार्टी है, उसकी केंद्रीय समिति की अहम बैठक में भी शामिल नहीं हुए। वहीं संसद के 39 सत्र में से वो सिर्फ 5 बार सत्र में शामिल हुए हैं। अब आप समझिए, संसद के 39 सत्र हुए हैं जिसमें वो सिर्फ 5 बार पहुंचे हैं। इस वजह से स्पीकर ने उन्हें 26 अगस्त को, यानी बुधवार को, यानी आज, सदन के सवाल जवाब सत्र में मौजूद रहने का निर्देश दे दिया। कहा गया कि नहीं, आपको आज पेश होना है, और आज उनको पेश होना है। अब आप समझिए कि कितना उनको लेकर नाराजगी है। यानी जिस नेता की पहचान बदलाव और नई राजनीति के नाम पर बनी थी, अब उसी के सामने अपनी ही सरकार को स्थिर रखने और जनता का भरोसा वापस जीतने की चुनौती खड़ी हो गई है। आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि संसद में उनकी पार्टी के बीच और जनता के बीच बालेन शाह का कद और गिर सकता है, क्योंकि लगातार संसद में उनके खिलाफ आवाज उठ रही है, उनकी पार्टी में उनके खिलाफ विरोध के सुर उठ रहे हैं, और जनता में नाराजगी लगातार उनको लेकर बढ़ती जा रही है। उनकी राजनीतिक चमक सिर्फ एक जेनजी की लहर मानी जा रही है कि वो जेनजी की लहर थी और वो लहर खत्म हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जेनजी को समझना होगा, और लोगों को भी, उन नेताओं को समझना होगा, भारत के नेताओं को, जो जेनजी को भड़काते हैं और कहते हैं जेनजी जो कह रहा है वैसा कीजिए। जेनजी हमारे युवा हैं, उनमें जोश है, निश्चित तौर पर उनमें जोश है, उनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है, जुनून है। ये बड़ी अच्छी बात होती है, इस युवा पीढ़ी में ही वो जज्बा होता है। इसको और ज्यादा ताकत देनी चाहिए और सपोर्ट देना चाहिए कि उनका जज्बा जो है वो आगे उन्हें काबिल इंसान बनने में मदद करे। लेकिन आप उन्हें ये मत कहकर भड़काइए कि आप जो कहते हैं वो सब सही, क्योंकि वो जोश में कहते हैं। लेकिन अनुभव भी कोई चीज होती है, अनुभव भी मायने रखता है। इसलिए राहुल गांधी जैसे लोगों को नेपाल से सबक लेने की जरूरत है कि वहां भी जेनजी ने एक फैसला किया, लेकिन वो फैसला कितना गलत साबित हुआ, ये 5 महीने के भीतर आज वो नेपाल जो है वो भुगत रहा है, वो झेल रहा है। और बालेन शाह को हटाने के लिए वही जेनजी अपनी आवाज फिर से बुलंद कर रही है। इसलिए भारत में भी मुझे लगता है कि जेनजी को लेकर जो सियासी दल भड़काते हैं, और ये अभिजीत दीपके के बारे में क्या ही कहूं, वो अभिजीत दीपके तो, इनकी तो बात ही छोड़िए, अभिजीत दीपके की तो खबर जनता अब ले रही है, उनकी पार्टी के लोगों की खबर ले रही है। अभिजीत दीपके के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। ऐसे लोगों को छोड़िए, लेकिन बड़ी पार्टी राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उन जैसे लोगों को कम से कम सबक लेने की जरूरत है, समझदारी दिखाएं, और कम से कम सरकार के खिलाफ जेनजी को जो भड़काते हैं, उकसाते हैं और उसके जरिए सड़क पर हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, राहुल जी, वो मत कीजिए। जेनजी हमारे युवा हैं, उनका जोश काबिले तारीफ है, लेकिन अनुभव के साथ मिलकर चलेंगे तभी जाकर उनको भी एक सही दिशा मिलेगी, न कि उनको भटका कर आप कुछ देश का भला कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करें।